नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास मेरे उन सभी मित्रों के लिए है जो बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होकर साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दो तीन बातों को खूब अच्छी तरह याद रखिए। एक तो आपका जो विषय है, चाहे आप इतिहास पढ़े हों, भूगोल पढ़े हों, आप कोई भी विषय पढ़ के जाते हों, उस विषय की आपको अगर ढंग से समझ है तभी आपने मेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, आपने क्वालिफाई किया है। परंतु जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय तक विषय को थोड़ा सा दरकिनार करके जाते हैं या नज़रअंदाज करके जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत पढ़ लिया, वो सब बातें याद ही होंगी। कई बार दोस्तों खूब मेहनत करके हम जाते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को खूब अच्छी तरह से देख के जाते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंध को देख करके जाते हैं, यहाँ तक कि जो करेंट इश्यूज़ हैं उन पर भी खूब अच्छी मेहनत करके जाते हैं। हम कई पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेकर के हम जाते हैं, कई महान विचारकों के विचार को जान करके जाते हैं। हम कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाओं को फिर से पढ़ के जाते हैं, योजना को पढ़ के जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खूब मेहनत करके गए आप और पता चलता इतनी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली गई कि आप उधर से सहम के आते हैं कि सब गड़बड़ हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आज बात करते हैं हम लोग जो लोग हिंदी साहित्य से मेंस की परीक्षा दे करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। दोस्तों, आप बहुत बड़ी बड़ी बात पढ़ के जाते हैं और वहाँ आपको मात्र 40-45 मिनट में, कभी कभी 30-35 मिनट में ही आपसे कई सवालात पूछे जाते हैं, कई छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, पिछले कुछ वर्षों से बिहार पीसीएस में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर से आप क्या समझते हैं, रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। या आपसे इतनी बेसिक बातें कभी कभी पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लिया जाता है प्रेमचंद की कहानियों में या उनके कथा साहित्य में, मतलब उपन्यास में, कहानियों में कोई 3 या 4 या 5 बड़ी समस्याओं की चर्चा करें। अब हम तो खूब पढ़ के गए, बड़े घर की बेटी पढ़ के गए, कफन पढ़ के गए, गोदान पढ़ के गए, गबन पढ़ के गए, लेकिन उत्तर देने में सारा मामला गबन हो गया। अब वो समस्याएं अचानक याद नहीं आती, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं। प्रेमचंद प्रगतिशील यथार्थवादी उपन्यासकार थे, उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में आदर्शवाद से यथार्थवाद का परिवर्तन। याद रखिए, ये प्रश्न आप इनके उत्तर तभी दे पाएंगे जब शुरू से इनके प्रति आप एक कंफर्टेबल सोच रखेंगे, सहज आपकी सोच होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसी सवाल की बात करें, प्रेमचंद की रचनाओं में कोई 4 या 5 बड़ी समस्याएं, तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपनी रचनाओं में, या ऐसा पूछा जा सकता है प्रेमचंद की रचनाओं के 5 प्रमुख विषय बताएं, तो आप एक देखेंगे कि प्रेमचंद समाज का आदर्श रखते हैं। जैसे पंच परमेश्वर में, बड़े घर की बेटी में आदर्शों को रखते हैं। और फिर आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में, प्रेमचंद अपने उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ का नग्न सत्य भी रखते हैं। यानी आदर्शवाद से उनका मोह भंग हुआ और यथार्थवाद की ओर मुखर हुए। यदि फिर आप देखें तो अपने यथार्थवाद के चित्रण में प्रेमचंद कृषकों मजदूरों की दुर्दशा लिखते हैं।
कहीं ना कहीं प्रेमचंद सामंती शोषण की चर्चा करते हैं, ये तीसरी बात। और चौथी बात, प्रेमचंद की सभी रचनाओं में नारी यातना केंद्र में है। उस नारी यातना में आप देखेंगे कि कहीं वैधव्य त्रासदी है, विधवा जीवन की त्रासदी, कहीं वेश्यावृत्ति है। तो उन सब के मूल में कहीं ना कहीं बेमेल विवाह है, और बेमेल विवाह के मूल में दहेज प्रथा है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अक्सर नारी त्रासदी दर्शाते हैं, इसका कारण क्या है? तो आप देखिए, दहेज प्रथा, एक पिता अपनी पुत्री को अच्छे घर में तो ब्याहना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, और समाज की ये कुप्रथा, ये कुप्रवृत्ति की बिना दहेज के वह अच्छे घर और वर से शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे में किसी अधेड़ व्यक्ति से या पहले से कोई विवाहित व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर से वह अपनी किशोरी की शादी करता है। अब जाहिर सी बात है कि दहेज प्रथा से बेमेल विवाह जन्म लेगा, और बेमेल विवाह दो समस्याओं को जन्म देगा। या तो देखेंगे कि जब किशोरी जवान हुई तो उसका पति निकल लिया, यानी या तो विधवा त्रासदी उत्पन्न होगी, या फिर दोस्तों चूंकि बेमेल विवाह है, ऐसे में पति पत्नी के संबंध पूरी तरह से बिखर जाती हैं। तो फिर एक दूसरी समस्या जन्म लेगी, वेश्यावृत्ति। कई बार पत्नी को घर से निकाला गया क्योंकि घर की संपत्ति पर उसका कोई आर्थिक अधिकार नहीं है, तो अधिकार विहीन स्त्री जाए भी तो कहाँ जाए, और रोजगार के लिए समाज में और कोई साधन माध्यम है नहीं, तो बहुत सहजता से वह इस दलदल में फंस सी जाती है। तो प्रेमचंद अपनी रचनाओं में नारी त्रासदी के मूल में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह को रखते हैं। अब आप समझिए, ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछ ली जाती हैं ये बातें कि ध्वनि का क्या मतलब। तो बचपन से रट रटा के आप जाते हैं कि ध्वनि भाषा की छोटी इकाई है। अरे आप तो ऐसा बोलें कि जो मुंह से उच्चारित हो और जो कान से सुनाई पड़े, और भाषा की तरह ही जो अभिव्यक्ति का माध्यम हो। कैसे? कोई कहता है कि कृपया शांति बनाए रखें, तो ये पूरी भाषा है। भाषा जिस प्रकार अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी प्रकार आप देखें तो ध्वनि भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। कृपया शांति बनाए रखें, इस बात को एक छोटी ध्वनि में श्श, तो ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई है जो मुंह से उच्चारित होती है, कान से सुनाई देती है, और भाषा की तरह ही अभिव्यक्ति का काम करती है। सिंपल है। यदि कोई पूछे कि वर्ण अक्षर क्या है, तो दोस्तों ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अक्षर जिसका और क्षरण ना हो सके, यानी आप देखेंगे कि अक्षर आधा भी होता है क्योंकि इससे स्वर निकल गया, और फिर ये स्वर जुड़ जाए तो ये भी अक्षर है, एक और स्वर जुड़ जाए तो ये का बन गया। इसलिए अक्षर आधा और पूरा दोनों रूपों में स्वतंत्र होता है, जबकि वर्ण हमेशा पूरा होता है। कैसे? स्वर देखें हमेशा पूरे होते हैं, अ आ। ऐसे ही व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो पूरा क ख। आपने आधा लिखा है क्या वर्ण में? छोटी छोटी बात आप समझा सकते हैं कि जिस प्रकार पूरे मोतियों से माला बनती है, मोती आधे हो तो माला बनेगी, उसी प्रकार पूरे वर्णों से वर्णमाला बनती है, पूरे वर्णों से वर्णमाला बनती है। अब आप एक और बात से समझा सकते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, उन्हें भी यह मालूम था कि अक्षर आधे और पूरे दोनों होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी प्रेम में दो पूरे अक्षर हैं, एक आधा। तो अब ये भी बात आती है कि जो शब्द है वो वास्तव में अक्षरों का मेल है। देखिए, शब्द किसका मेल है? अक्षरों का। क्यों? दो पूरे हैं, एक आधा है।
दो पूरे हैं एक आधा है। आप अपने प्रत्युत्पन्न मतित्व से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कॉमन सेंस से, हाजिर जवाबिता के साथ, अपनी दक्ष बुद्धि के साथ और वाक्पटुता के साथ इंटरव्यू में फतह हासिल करते हैं। बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपने नॉलेज का प्रदर्शन कर दिया है मुख्य परीक्षा में। लेकिन आपने जैसे बताया कि कबीर भी जानते थे कि अक्षर आधे और पूरे दोनों होते हैं, ढाई आखर। और फिर आपने कहा कि जैसे पूरे मोती से माला, वैसे पूरे वर्णों से वर्णमाला बनती है। तो वर्ण हमेशा पूरे होते हैं और अक्षर आधे और पूरे दोनों होते हैं। तो एक बात और तय हो गई कि शब्द क्या है, तो आप कह सकते हैं शब्द अक्षरों का मेल है। अरे हाँ या ना। ऐसे ही दोस्तों आपसे बात की जाती है कि रस क्या है, तो आप कहें कि रस का अर्थ मजा लेना। बहुत व्यवहारिक चीज में समझाइए। कैसे? जब कुछ लोग झगड़े में आनंद लेते हैं तो उनका दोस्त कहता है या कोई पड़ोसी व्यंग करता है, आजकल बहुत दूसरों के मामले में रस ले रहे हो। तो रस का अर्थ आनंद लेना, अनुभूति लेना। किसी चीज को पढ़ने से जिस प्रकार का आनंद या जिस प्रकार की अनुभूति हो उसे रस कहते हैं। क्यों भाई? तो कोई कहानी पढ़ करके हमें हंसी आ सकती है, उसे हास्य रस कहेंगे। किसी रचना को पढ़ करके हो सकता हम में जोश आ जाए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम अपने ओज भाव का परिचय दें, उसे वीर रस कहेंगे। किसी रचना को पढ़ करके हो सकता है कि शादी करने का मन हो जाए, तो श्रृंगार रस कहेंगे। किसी रचना को पढ़ करके मन हो जाए कि मेरे भी एक दो बाल बच्चे होते, तो इसे वात्सल्य रस कहेंगे। ऐसे ही किसी रचना को पढ़ करके मान लीजिए कि मन में घृणा का भाव आ जाए, मन में क्रोध का भाव आ जाए, तो यही रौद्र रस है, विभत्स रस है। तो रस अनुभूति है। किसी चीज को पढ़ के, किसी चीज को देखकर, किसी घटना को देखकर, सिनेमा आदि देखकर, सीरियल आदि देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों से अनुभूति आती है, आनंद आता है, और वही रस है। थोड़ा और फैक्ट में अगर आप डूबें तो कोई और जा सकता है, रस कितने? तो कहिए भरत मुनि के ज़माने में तो 8 रस थे। आचार्य भरत के ज़माने में कितने रस थे? 8। फिर इनकी संख्या 9 हुई और अब ये 11 हैं। तो 11 रसों में और कौन कौन से 2 रस जोड़े गए? तो आप कह सकते हैं कि भक्ति रस और वात्सल्य रस। देखिए, ये आप नहीं जानते कि आपसे कैसे प्रश्न आएंगे। इसीलिए कहा कि कई बार खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खूब मेहनत करके गए और इतने सिंपल सवाल आए कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप पूरे देश दुनिया को पढ़ करके जाते हैं और एक मेंबर आपसे पूछता है, ये बताइए कि आपके गांव का नाम क्या है, किस जिले में है, किस कमिश्नरी में पड़ता है, किस प्रमंडल में है, और आप टाइम फीस हो गए, कमिश्नरी ही नहीं जानते, प्रमंडल ही नहीं जानते, अपना अनुमंडल नहीं जानते, अपना प्रखंड नहीं जानते, ब्लॉक। तो दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख कर के जाएं, जहन में बैठा के जाएं। तो देखें हम लोग कि रस किसी भी रचना से उत्पन्न होने वाली अनुभूति है, आनंद है ना। जिस रचना को पढ़ के, किसी रचना को पढ़ के, किसी घटना को देख के, किसी सिनेमा को देख के, किसी प्राकृतिक चित्रण को देख कर के, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, किसी को चोटिल होते देखकर, किसी को शोकाकुल होते देखकर, किसी को रोते हंसते देखकर मन में जो भाव, जो अनुभूति उत्पन्न हो, वही रस है। और जहाँ कोई भाव उत्पन्न ना हो उसे नीरस कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए छंद क्या है, तो खूब पढ़ के जाते हो छंद, ये छंद, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, तो छंदों के ये नाम, छंदों के वो नाम। अरे वो सब तो ठीक है,
आपने साहित्य में खूब पढ़ा है कि छंदबद्ध कविता होती है, छंद मुक्त होती है और मुक्त छंद। आप तो छोटी छोटी बात समझिए दोस्तों। हम लोग कहते हैं छान। बिहार के गाँवों में बीपीएससी देने जा रहे होंगे तो ज़्यादातर आप में से यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी के ही होंगे, हिंदी भाषी राज्यों के। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं कि कर्नाटका के हैं, केरल के हैं, वो बीपीएससी देने जा रहे हैं, ऐसा कम होता है। और फिर भी हैं तो स्वागत है आपका भी। अपने यहाँ गाय दूहते समय गाय को छानते हैं। देखे हो, वो जो छान है वास्तव में बंधन है, छंद है। दोनों पाँव को बराबर करके रस्सी से बांधते हैं। कभी महसूस किया है दोस्तों? जिस प्रकार गाय के पिछले दोनों पाँव एक निश्चित क्रम में बांधे जाते हैं, उसी प्रकार छंद भी कविता की पंक्तियों का, उसमें वर्णों मात्राओं का एक अनुशासन है, एक बंध है, एक बंधन है। तो कह सकते हैं कि छंद आह्लादित करने वाले अनुशासन पर आधारित बंधन है। कैसे? आप देखेंगे कि हर कविता में वर्णों मात्राओं का एक निश्चित क्रम है। आप देखेंगे कि कविता की जो पहली पंक्ति अर्धाली है उसमें एक खड़ी पाई है और दूसरी पंक्ति में नीचे 2 पाई है। दोनों को मिला करके ही हम लोग कहते हैं कि ये बंद या छंद पूरा हुआ। और तब कहते हैं कि 4 चरण हैं। जिस प्रकार गाय के 4 पाँव, तो देखिए करत करत अभ्यास के, रुक गए ना, यहाँ तक एक चरण। फिर जड़मती होत सुजान, दूसरा चरण। फिर देखिए रसरी यावत जात ते, फिर रुक गए, सिल पर परत निशान। यानी एक पंक्ति में 2-2 चरण, 4 चरण। समझिए, जहाँ तक हम लोग चलते हैं करत करत अभ्यास के, ये पूरा चरण है, यहाँ तक गति है। और जहाँ रुक गए, करत करत अभ्यास के रुक गए, उसे यति कहते हैं। जड़मती होत सुजान, देखिए चरण, गति और फिर रुक गए, यति। और जहाँ पूरी तरह रुक गए वो विराम है। रसरी यावत जातते, चरण, गति, चले, रुके, सिल पर परत निशान, फिर रुके, अंत में विराम। तो वर्णों, मात्राओं, लय, तुक, ये क्या है? कविता के अंत में एक ही प्रकार की ध्वनियों से अंत। देखिए निशान है ना, सुजान, तो सुजान, आन, निशान, आन, जान, शान, एक प्रकार की ध्वनि, इसे ही लय तुक कहते हैं। तो ये छंद है। अब अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ लें कि दोहा छंद क्या है, कितनी मात्राएं होती हैं पहले चरण में, 13-11, 13-11। चौपाई छंद में मात्राओं की गिनती तो 16-16-16 बराबर मात्राएं हैं। जिसके चारों चरणों में बराबर मात्राएं हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिसके 2-2 चरण में बराबर मात्राएं हैं उसे अर्ध सममात्रिक कहते हैं। जिसके चारों चरणों में अलग अलग हों उसे विषम मात्रिक कहते हैं। तो आप इसको और डिटेल में भी पढ़ के समझ सकते हैं कि छंद क्या है, अलंकार क्या है। मान लीजिए कोई आपसे अलंकार की परिभाषा पूछ ही ले और आप छोटे बच्चे की तरह रट रटा के रखे हुए हैं, तो उसका एक अलग मतलब होता है और एक व्यवहारिक सोच रखें। आप केशव की कविता से शुरू करें, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। तो उसका एक अलग अर्थ है कि जिस प्रकार चाहे कितनी भी सुंदर हो, गोरे रंग वाली हो, उसका वर्ण रंग कैसा भी हो, उसके शरीर की बनावट जैसी भी हो, उसकी काया जैसी भी हो, किसी भी जाति में जन्मी हो, यदि वह महिला आभूषण गहना ना पहनी हो तो उतनी सुशोभित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार कविता भी कितने भी भावों को देने वाली हो, वर्णों मात्राओं छंदों से कितनी भी सजी हो, यदि उसमें आभूषण यानी अलंकार न हो तो कविता पसंद नहीं आती। तो अलंकार है क्या? कविता को सजाने वाली चीज। इसीलिए अलंकार कविता में सौंदर्य धर्मी धर्म है।
अलंकार कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसलिए अलंकार से कविता में सजावट आती है। यानी अलंकार का काम कविता को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करना है। इसलिए अलंकार अनुभूति नहीं, अभिव्यक्ति पक्ष से जुड़ा होता है। इसलिए अलंकार अप्रस्तुत विधान है, जिसकी चर्चा हम लोग काव्य शास्त्र। तो कविता को रचने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, रस, छंद, अलंकार, यही कविता के अंग हैं, यही काव्यांग हैं। इन्हीं की जानकारी हम लोग काव्य शास्त्र में लेते हैं। कविता के तत्वों का अध्ययन जो शास्त्र करे उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। जैसे वनस्पति के अंगों का अध्ययन जो शास्त्र करे उसे वनस्पति शास्त्र। दोस्तों, ऐसे ही कई बातें हैं, छोटी बड़ी बातें। आइए एक एक करके हम देखें कि कौन सी छोटी बातें और पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, साक्षात्कार चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आईएएस का हो, या यूपीपीसीएस, या फिर कहीं आप आरएस वगैरह एमपीपीसीएस, याद रखिए साक्षात्कार का अर्थ कभी भी मॉक नहीं होता है। हम जैसे लोग आपको मॉक इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछ लेते हैं, समझा देते हैं कि यहाँ से आना चाहिए। आप पूरी तरह उन बातों पर विश्वास करके मत जाइए, क्योंकि साक्षात्कार जो मेंबर्स के द्वारा, पैनल्स के द्वारा लिया जाता है वो परिवेश जन्य होता है, यूँ कहिए परिस्थिति जन्य होता है। आप एक शब्द की शुरुआत करेंगे, आपके मुंह से एक पंक्ति निकलेगी और पूरा इंटरव्यू हो सकता उस पर बेस्ड हो जाए। वो जरूरी नहीं कि राजनीति का विषय हो, खेलकूद का विषय हो, साहित्य का विषय हो, धर्म दर्शन का विषय हो। इसलिए पहली बात तो ये कि इंटरव्यू जाने से पहले कोई मॉक का रटा रटाया फॉर्मूला लेकर के ना जाएं, दिलो दिमाग को खोल करके जाएं। फिर भी जो लोग साहित्य को, हिंदी साहित्य को आईएएस और पीसीएस में एज ए ऑप्शनल रखे हुए हैं, उनसे कई बार छोटी छोटी और बातें पूछ ली जाती हैं। यदि आप बिहार देने जा रहे हैं तो याद रखिए बिहार के रचनाकारों में रेणु जी का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। रेणु जी जिन उपन्यासों को लिख रहे थे उन्हें आंचलिक उपन्यास की उपमा दी गई। एक तो याद रखिए कि चाहे आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस हो, आपको यथार्थवादी उपन्यास पढ़ने हैं। तो थोड़ा बहुत इसको समझ के जाइए, यथार्थ क्या है, आदर्श क्या है। आदर्श एक स्वप्नशीलता है और यथार्थ वर्तमान बोध है। आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके कल्पना लोक में विचरना, भविष्य के सपने देखना वास्तव में आदर्श है। मैं ऐसा होना चाहता हूँ पर मैं अभी हूँ नहीं। जो मैं हूँ वो यथार्थ है। इसलिए सपने में देखा नीला आकाश और आँख खुली तो थी सामने खुरदरी ज़मीन। सामने की जो खुरदरी ज़मीन है वो दोस्तों यथार्थ है, और सपने में जो नीला आकाश देख रहे हैं वो एक आदर्श लोक की कल्पना है। हम राम राज की कल्पना करते आए हैं, वास्तव में वह एक आदर्श समाज की कामना है। वास्तविकता क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं। हम जिस समाज में जी रहे हैं, कलयुगीन परिस्थितियां हैं, वही हमारे लिए यथार्थ है। दोस्तों, यथार्थवादी उपन्यासों में 4 धाराएं शुरू हुई। मार्क्सवादी यथार्थवाद, आपने नाम सुना होगा। मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, मन का विश्लेषण करना, अवचेतन मन में छिपे हुए भावों, विचारों
को पूरी यथार्थ के साथ, पूरी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करना है। मनोविश्लेषण का अर्थ ही है मन के सच का विश्लेषण। जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो, अज्ञेय कहते हैं। मार्क्सवाद, आप जैसा कि जानते हैं कि मार्क्सवाद अतीत में विश्वास नहीं करता, धर्म में विश्वास नहीं करता, कल्पना में विश्वास नहीं करता, आँखों से ओझल किसी सत्ता यानी परलोक में विश्वास नहीं करता। तो मार्क्सवाद का अर्थ ही है वर्तमान बोध से चालित होना, सामाजिक यथार्थ की बात करना, शोषण का विरोध करना, किसानों मजदूरों की दुर्दशा और यातना की चर्चा करना, शोषित पीड़ित मानवता की सेवा करना। मार्क्सवाद का ये फंडा रहा है। यशपाल मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास रहे, उन्होंने दिव्या की रचना की। मनोविश्लेषणवाद के तहत आपने सुना होगा अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र का नाम। ये तीनों मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद के लेखक थे। अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है। ऐसे ही प्रेत और छाया ईलाचंद्र जोशी लिखते हैं, जहाज का पंछी लिखते हैं। जैनेन्द्र की बात करें तो आपने नाम सुना होगा परख, त्यागपत्र, सुनीता। ये कुछ मनोविश्लेषणवादी इनके उपन्यास रहे। यथार्थ की एक तीसरी धारा होती है दोस्तों, सामाजिक राजनैतिक यथार्थवादी। सामाजिक राजनैतिक यथार्थवादी उपन्यासों के रूप में यदि आपने मन्नू भंडारी का नाम सुना हो तो इनका उपन्यास महाभोज राजनैतिक यथार्थवादी उपन्यास है। और यथार्थवाद की ये जो चौथी धारा है आंचलिक उपन्यास या आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास के रूप में, तो फणीश्वरनाथ रेणु इसी के सबसे सशक्त रचनाकार उपन्यासकार माने गए। इसमें और भी कई लोग थे, जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर शिवपूजन सहाय, पंडित रामदरस मिश्र, डॉक्टर राही मासूम राजा, ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे। हाँ, यहाँ तक कि नागार्जुन का यदि नाम लिया जाए तो बिहार के रचनाकारों में नागार्जुन को भी तैयार कीजिएगा, मार्क्सवादी धारा से जुड़े थे। नागार्जुन भी आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। और फणीश्वरनाथ रेणु इस धारा के सबसे सशक्त रचनाकार। ये आपसे पूछा जा सकता है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है और आंचलिकता क्या है। तो याद रखिए, किसी अंचल विशेष की परंपराओं, वहाँ के रीति रिवाजों, वहाँ के गीत संगीत, वहाँ की जातिगत व्यवस्था, वहाँ की बोली, वहाँ की मान्यताओं, वहाँ के अंधविश्वास, वहाँ की कामकुंठा, और देखा जाए तो वहाँ के सभी धार्मिक अंधविश्वासों, मान्यताओं को बिना किसी लाग लपेट के चित्रित करना ही आंचलिक यथार्थवाद है। इसीलिए रचनाकार की इसमें निर्लिप्त दृष्टि आवश्यक है। यदि वह पक्षपात से ग्रसित होगा तो वह कभी भी यथार्थ का चित्रण नहीं कर पाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल की भूमिका में लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। इसमें फूल भी है, धूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, सुगंध भी है, कीचड़ भी है। मैं अपना दामन किसी से नहीं बचा पाया। मतलब खुशबू के साथ साथ कीचड़, दुर्गंध की भी जब चर्चा की जाए, फूल के साथ साथ धूल और शूल की भी चर्चा की जाए, तो यह है आंचलिक यथार्थवाद। अब एक सवाल थोड़ा सा और हो सकता है बने कि ऐसे क्यों उपन्यास लिखे गए। दोस्तों, महानगरीकृत परिस्थितियों से ऊबकर कथाकारों ने फिर से अंचल की स्मृतियों को साहित्य में, कथा साहित्य में जगह देने की कोशिश की।
तो आप कहेंगे कि महानगर की परिस्थितियाँ ऐसी क्या थीं? तनाव, कुंठा, अकेलापन, अजनबियत, ये महानगरीकृत जीवन शैली के रूप में चीज़ रही हैं। नेमीचंद्र जैन ने एक डायलॉग दिया था, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा, कि शहरी एक रास्ता कहते हैं मोनोटोनस लाइफ को, और आत्माभिमुखता कहते हैं आत्म केंद्रित या यूं कहें आत्मनिष्ठ सेल्फ सेंटर्ड भावों को। तो शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता से ऊब कर आंचलिक कथाकार आंचलिक कथा और आंचलिक परिवेश की ओर मुखर होता है। दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों में यह माना गया कि कोई व्यक्ति नायक नहीं होता, व्यक्ति चरित्र की जगह पूरा का पूरा अंचल ही नायक बन के आता है। आंचलिक उपन्यासों का एक बहुत बड़ा सच कहिए या एक बहुत बड़ी विशेषता कि पूरा अंचल ही वहाँ नायक के रूप में उभर कर आता है। तो आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में फणीश्वर नाथ रेणु और इनके उपन्यास मैला आंचल परती, परिकथा आदि की आप चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी दे रहे हैं हम लोग, तो संभव है नागार्जुन पर भी पूछा जाए। नागार्जुन के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्यों यात्री के नाम से जाने गए, उनकी प्रगतिशील चेतना किस प्रकार प्रेमचंद के बाद सराहनीय रही। जो काम प्रेमचंद ने 20वीं शताब्दी के पहले, दूसरे, तीसरे दशक में किया, वही काम नागार्जुन ने 20वीं शताब्दी के चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें दशक में किया। इसलिए यह माना गया कि जो नागार्जुन थे वो आधुनिक कबीर थे, अक्खड़ कबीर की तरह, बेलाग बेबाक कह जाना। जिस प्रकार कबीर हिंदू मुसलमानों की रूढ़ियों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना डरे, अनभय सांचा के रूप में प्रकट करते थे। जहाँ कमी नजर आई, कबीर वहीं आक्षेप प्रहार का सहारा लेते हैं। कुछ उसी प्रकार नागार्जुन भी राजनैतिक षड्यंत्र, किसानों मजदूरों की दुर्दशा, राष्ट्रीय परिवेश में उतर रहे भ्रष्टाचार और देखा जाए तो घूसखोरी, बेईमानी जैसी कई कुप्रवृत्तियों पर उनकी कविता बिना किसी रोक टोक के चलती है। मानो नागार्जुन ने कबीर की तरह ही अक्खड़ता को हासिल कर लिया था। कई ऐसी कविताएं लूटपाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। आप समझ सकते हैं कि व्यंग किस पर था। ऐसे ही गांधीवाद के भी विरोध में नजर आते हैं अपने नागार्जुन। कहते हैं गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो राजनीति के भ्रष्टाचार और राजनैतिक षड्यंत्रों के विरोध में उनकी कलम बेलाग रूप में, बेबाक रूप में चलती है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा भी कि नागार्जुन कबीर की तरह तो अक्खड़ थे, तुलसी की तरह लोक मांगलिक, लोक मंगल की भावना उनमें तुलसी की तरह ही थी, निराला की तरह महाप्राण। जिस प्रकार अभाव में निराला सामाजिक राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति अपनी कविता से कर रहे थे, नागार्जुन भी कुछ ऐसे, बिना डरे, बिना सहमे। पंत की तरह रस रंग संपन्न, जिस प्रकार पंत की प्रकृति चेतना, पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा गया, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया, तो पंत की तरह रस रंग संपन्न और प्रेमचंद की तरह प्रगतिशील थे। कई आलोचकों ने, प्रभाकर माचवे जैसे लोगों ने इन्हें आधुनिक कबीर तक की उपमा दी। तो थोड़ा नागार्जुन को भी देख करके जाएं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बीपीएससी में, तो एक बात और समझिए। बिहारी हिंदी पर एक सूक्ष्म जानकारी लेकर के जाएं कि भाई बिहारी हिंदी किसे कहते हैं। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ। किस प्रकार बिहारी हिंदी की एक उपभाषा है और किस प्रकार बिहारी हिंदी की बोलियाँ, 3 बोलियाँ रही हैं।
तो बिहारी हिंदी। जन्म इसका मागधी अपभ्रंश से, और फिर बिहारी हिंदी की 3 बोलियां। क्यों इसको पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं अभी। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां रही हैं भोजपुरी की। आपसे 1-2 प्रश्न हो सकते हैं कि भाई मैथिली और भोजपुरी का साहित्य तो आया, मगही का साहित्य इतना चर्चित क्यों नहीं हुआ? एक ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि 8वीं अनुसूची में मैथिली तो है, जबकि इसका प्रयोक्ता क्षेत्र या प्रयोक्ता वर्ग कम है, और भोजपुरी बहुल क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि विदेशों में भी बोली जाती है, फिर भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। और इसे लेकर के क्यों आज विवाद उत्पन्न है? क्या आप चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी क्षेत्र के हैं, तो ये सवाल हो सकता है कि आप किस रूप में चाहेंगे कि भोजपुरी का उत्थान हो, प्रसार हो, ये भी पूछा जा सकता है। या आप मैथिली क्षेत्र के हैं तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि क्या यह अन्याय नहीं है कि मैथिली है, भोजपुरी नहीं है? तो बड़ा बैलेंस उत्तर दीजिएगा कि कोई भी बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। यदि उसका साहित्यिक सांस्कृतिक प्रसार हो, उसका धार्मिक प्रसार हो, यदि उसका व्याकरणिक प्रसार हो और वो प्रशासनिक प्रयोजन से जुड़ जाए, तो बोली बोली न रहकर भाषा बन जाती है। सोच समझ के, रुक के, इत्मीनान से, बिना बायस्ड हुए, बिना गुमराह किए उत्तर दीजिएगा। तो एक तो ये मुद्दा देख के जाइएगा। दोस्तों, कई बार आपसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा के मुद्दे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। तो याद रखिएगा कि हिंदी राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी संपर्क भाषा है दोस्तों। इसके माध्यम से हम संपर्क साधते हैं। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, भारत की जो चौहद्दी है उसमें यदि संपर्क सूत्र साधना हो तो एकमात्र भाषा है खड़ी बोली हिंदी। लेकिन फिर भी इसके प्रति कहीं ना कहीं विरासत का भाव, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भावनात्मक लगाव की कमी है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, प्रशासनिक प्रयोजन की भाषा होती है, शुष्क होती है, पारिभाषिक शब्दावलियों पर आधारित होती है। जाहिर सी बात है कि पत्र लेखन, सरकारी कामकाज, पत्र व्यवहार, राज्य केंद्र संबंध, विभागों और विभागों के बीच संबंध, कार्यालयों मंत्रालयों के बीच, अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा राजभाषा है। हिंदी राजभाषा तो बन पाई, और राजभाषा के रूप में इसके संवैधानिक प्रावधानों को भी आप थोड़ा देख करके जाएं। आपसे ये प्रश्न वहाँ भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों में यदि बात करें तो भाई संविधान का भाग 5, भाग 6 और भाग 17, इसको थोड़ा बहुत आप देखिएगा। भाग 5 में 120वें अनुच्छेद की चर्चा है, आर्टिकल 120, जिसके माध्यम से केंद्रीय विधानमंडलों में किस भाषा का प्रयोग किया जाए यह प्रावधान लाया गया है। भाग 6 में 210वें अनुच्छेद की चर्चा है, आर्टिकल 210, और इस आर्टिकल में राज्य विधानमंडलों में यानी विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं, या फिर विधानसभा और परिषद के अध्यक्ष चाहें और सभापति तो अनुमति दे सकते हैं किसी सदस्य को कि मातृबोली में वह चाहे तो बोल सकता है। दोस्तों, भाग 17 बड़ा महत्वपूर्ण है। भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351
तक की चर्चा की गई है। इसमें पीटी में भी कई सवाल बनते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे छेड़ा जा सकता है। 343वें अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा भारत की राजलिपि हिंदी होगी। एक बहुत विवादित मुद्दा भी इसमें चर्चित है, उसको ध्यान में रखिएगा। इस बात की भी चर्चा की गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा बनी रहेगी। राष्ट्रपति यदि चाहे तो अंग्रेजी का पूरी तरह लोप यानी उसे हटा सकता है और उसकी जगह हिंदी को एकमात्र एकल राजभाषा बना सकता है। यानी यह प्रावधान 1965 के लिए ही किया गया था, संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद। पर वो दिन कभी आया नहीं। अंग्रेजी अभी भी बनी हुई है, बल्कि हिंदी से ज़्यादा गरिमापूर्ण है और हिंदी से ज़्यादा प्रसारित पॉपुलर भी है। खैर, उस पर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। हालांकि मेंस में कई प्रश्न बनते हैं कि हिंदी दिवस एक कर्मकांड बन के रह गया है, तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों को भी लेकर के आपको घेरने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आर्टिकल 344 में इस बात की चर्चा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग का गठन होगा। याद रखिए, यानी 1950 से 5 वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग का गठन होगा तथा 10 वर्ष के पश्चात यानी 1960 में राजभाषा समिति गठित होगी। यदि इसमें देखें हम लोग भाग 17 में 343 से 351 के बीच, तो कुछ आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे 346 को आप लोग याद रखें कि इस आर्टिकल में यह चर्चा की गई है कि केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा क्या हो। याद रखिए, सब राजभाषा के प्रावधान हैं। 347 में किसी राज्य में द्वितीय राजभाषा की चर्चा की गई है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1989 में 89 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 348 को थोड़ा बहुत जान के रखिए कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की भाषा क्या हो, इस बात पर चर्चा की गई है। आदेश, डिक्री, निर्णय, किसी सूचना, ज्ञापन आदि को लेकर के, संज्ञान को लेकर के भाषा क्या हो अदालतों में, इस बात की चर्चा किस आर्टिकल में? 348 में। थोड़ा 350 को भी याद रखिएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षण और शैक्षणिक व्यवस्था में यानी शैक्षणिक संस्थाओं में कौन सी भाषा हो, किसे कितना महत्व दिया जाए, इस बात की चर्चा आर्टिकल 350 में की गई है। तो राजभाषा से संबंधित ये छोटे छोटे मुद्दे थोड़ा बहुत देख करके जाएं। क्यों हिंदी के साथ अंग्रेजी अभी भी राजभाषा है, इसको भावनात्मक रूप में भी आप तैयार करें और तथ्यात्मक रूप में भी तैयार करें, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, हिंदी साहित्य से ऐसे तो कई मुद्दे बन सकते हैं, लेकिन आप जितने भी मुद्दे पढ़ें उनको 2-2 लाइन में जैसे किसी चीज़ की आत्मा को निचोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, बोलते समय भी आप केंद्रीय तत्व को बोलें, ऐसी उम्मीद आपसे की जाती है। तो मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए आपके प्रिय कवि या प्रिय रचनाकार कौन है। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि आपके प्रिय रचनाकार कौन है, आप अपनी मर्जी से चयन करें। अमूमन लड़के तुलसीदास का चयन करते हैं या निराला का चयन करते हैं, आपकी मर्जी। आप प्रसाद का चयन करें, आप प्रेमचंद का चयन करें, आप कबीर का चयन करें, ये आप पर निर्भर है। आप नागार्जुन का चयन करें।
लेकिन कोशिश कीजिए कि 2-3 लाइन में पूरी बात समझा दीजिए कि क्यों मेरे प्रिय हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि तुलसीदास मेरे प्रिय रचनाकार हैं, ठीक है, तो तुलसीदास की कौन सी बातें आपको खास लगती हैं? क्या उन बातों में आपको लगता है कि पूरे विश्व के लिए कुछ धरोहर छिपा है? तो जैसे आप शुरू कर सकते हैं कि संत तुलसीदास, ऐसे तो कई भक्त रचनाकार हुए, लेकिन तुलसी की भक्ति सामाजिक विधान बन के आई। जो समाज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ऐसी रचना है। इसलिए बोलचाल में, खान पान में हम तुलसी की चौपाइयों, तुलसी के दोहे को ही कोट करते आए हैं। दूसरी बड़ी बात कि उस समय के मुगल कालीन समाज में जहाँ निरंकुशता व्याप्त थी, कई प्रकार के अत्याचार थे। एक तो हम सामंती शोषण से ग्रसित थे, ऊपर से आक्रांताओं के अत्याचार व्याप्त थे। उस समाज को तुलसी 3 सूत्र देते हैं। पहला, मर्यादा। मर्यादा क्यों? लोक मंगल के लिए। दूसरा सूत्र, लोक मंगल किसके लिए भाई? समाज की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए। इसलिए आप देखे होंगे कि प्रश्न पूछा गया अभी हाल ही में, तुलसी आज भी प्रासंगिक है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछ ही लिया एकदम सीधे सीधे कि तुलसी का लोक मंगल कुछ और नहीं, आज का लोक कल्याणकारी राज है। यानी तुलसी का राम राज कहीं ना कहीं आज का गुड गवर्नेंस और सुशासन पर आधारित, लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित एक संकल्पना है। और तीसरी बात कि तुलसी एक भक्त रचनाकार होकर भी समसामयिक है, युगीन परिस्थितियों से बेखबर नहीं है। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने आसपास के परिवेश से आंखें मूंद करके तुलसी को रहना नहीं आता था। आप देखेंगे कि किसानों की दुर्दशा, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, राजनैतिक निरंकुशता, इन सब पर तुलसी की कविता आपको मिलेगी। उनकी रचनाओं में युगीन परिवेश की ताजगी मिलेगी। समस्याओं के प्रति कहीं ना कहीं आपको झकझोरने की एक कोशिश दिखेगी। हाँ, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, करिकाल बारही बार अकाल परे, बारे ते बिललात, कई ऐसी रचनाएं रही हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी कवि या रचनाकार को अपना प्रिय बताएं, तो 2, 3, 4 लाइन में उस रचनाकार की पूरी रचनाओं को, जो कुछ अब तक लिखता आया है, उसका एक निचोड़ तैयार कर लें। और बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन ये भाग्यवाद से पहले कर्मवाद भी है। तुलसी इस पर कह गए, जो जस करहीं तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म भी करते रहिए। याद रखिए, वहाँ का परिवेश डिसाइड करता है, वहाँ की परिस्थिति, और आप पहली पंक्ति में क्या बोलते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह जीत के आएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए, जीत के आएं। नमस्ते दोस्तों।